वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है बीटेक थर्ड सेम के अंदर। आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टाइटल क्या है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यहाँ पे मैंने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स वर्ड बोला है और एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्ड बोला है। जब आप देखेंगे सब्जेक्ट्स के अंदर, जब आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट जो आपके फोर्थ मॉड्यूल है वो किसके मिलेंगे आपको, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के, और जो लास्ट मॉड्यूल है वो किसका मिलेगा आपको, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मिलेगा। तो हम सबसे पहले ये देखें कि पार्ट फर्स्ट जो है इस सब्जेक्ट्स का वो क्या है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर 1 का, उसका टॉपिक का नेम ही यही है, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। की मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन हमें बताना है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो हम वन बाय वन इनको समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इवैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक्स वर्ड हमारे सामने एट प्रेजेंट में है, हम देखते हैं कि कंट्री की इकोनॉमी इतनी ग्रोथ कर रही है, इतनी कोविड के बाद इकोनॉमी डाउन गई है। तो ये जो इकोनॉमिक वर्ड जो है, इकोनॉमिक ग्रीक वर्ड ओकियोनोमिया, जिसका मीन्स हाउस होल्ड होता है, जिसको 19th सेंचुरी में जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माने जाते हैं एडम स्मिथ ने अपनी बुक्स जो थी, जिसका टाइटल क्या था आपका, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में उन्होंने इस बुक के अंदर इकोनॉमी वर्ड को यूज़ में लिया था। और इकोनॉमिक्स का जो मीनिंग होता है वो होता है हाउस होल्ड। ये ड्राइव कहाँ से है, ग्रीक वर्ड ओकियोनोमिया से ड्राइव है। अब हम समझते हैं कि इकोनॉमिक्स तो हमें समझ में आता है, यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हम बोलते हैं। तो मैनेजरियल का मतलब है मैनेजमेंट। जब हम मैनेज को डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स के अंदर, तो मैनेजमेंट्स के अंदर हम इंक्लूड करते हैं किसको, मैनेज प्लस मैन का मतलब क्या हुआ, जो हमारे रिसोर्सेज है। जैसे हम देखेंगे 5 M's होते हैं, उसमें एक M, वन ऑफ द M क्या होता है आपका, मैन, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेबर। यहाँ पे मैन का मतलब खाली मैन से नहीं है, यहाँ वुमन भी है, यहाँ यंग जो हमारे वर्कर हैं वो भी हैं। टी का मतलब क्या होता है, टैक्टफुली। तो जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, वहाँ के मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि वहाँ के रिसोर्सेज का जो मैनेजमेंट किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है, वो टैक्टफुली हो रहा है नहीं हो रहा। टैक्टफुली हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का मतलब ये हो रहा है कि हम जो रिसोर्सेज के बेसिस पर हम उनका जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं उनको हम सक्सेसफुली क्या करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं। तो सक्सेसफुल अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव यदि हो पा रहा है रिसोर्सेज के मैक्सिमम यूटिलाइजेशन से, तो हम क्या बोलते हैं कि वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है। कभी कभी आपने देखा हो, हम कहते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, इस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो हम ऐसा किस बेस पर कहते हैं, हम इसी बेस पर कहते हैं कि जो उनके अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, बेस्ट यूटिलाइजेशन, टैक्टफुल यूटिलाइजेशन करके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे रिसोर्सेज की बात हुई है तो मैं आपको रिसोर्सेज भी बता देता हूँ। 5 M's के अंदर जो फर्स्ट आता है मनी आता है, सेकंड आपका मैन पावर आता है, थर्ड जो है आपका मेथड्स आता है, फोर्थ जो है मटेरियल आता है, और फिफ्थ जो है मशीनरी आता है। यहाँ पे हम इन रिसोर्सेज के बेस पर ही हम हमारे बिजनेस के जो एडवांस बिजनेस के ऑब्जेक्टिव है उनको हम पूरा करेंगे। अब बिजनेस क्या होता है, जैसे कि हम बात करें, आप अपने आसपास देखते होंगे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो ट्रेडिंग कंसर्न है, जो चीज़ों को खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदो बेचो का काम करते हैं। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, जो चीज़ों को खुद बनाते हैं, देन उसको क्या करते हैं, आगे सेल करते हैं। तो उनका जब हम बिजनेस की बात करते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ऑब्जेक्ट क्या है, उनका ऑब्जेक्ट ये है कि वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करें। और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, यदि हम देखें कि सभी बिजनेस इतना प्रॉफिट तो कमाना चाहते हैं इसमें, अब कि उसमें कम से कम अपनी कॉस्ट को इनकट कर सके। जैसे हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, एनजीओस की बात कर रहे हैं, फिर हम प्रॉफिट मेकिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम ग्रोथ की बात करते हैं, वहाँ हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं। तो सर ये ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस होते क्या हैं, इसके अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो इसका एक शॉर्ट कोड मैं आपको बता देता हूँ, जिसको हम बोलते हैं PEG। PEG का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी, ग्रोथ, सर्वाइवल और स्टेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब ये है कि आप मुझे बताइए कि यदि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यदि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको अपनी कॉस्ट को कवर करने के लिए इतना प्रॉफिट तो अर्न करना होगा। प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनको तो प्रॉफिट ज़्यादा के ज़्यादा ही चाहिए। फिर हम बात करते हैं एफिशिएंसी की, कि हमारी एफिशिएंसी जो ऑर्गेनाइजेशन की होनी चाहिए वो डे टू डे क्या होनी चाहिए, मोर एफिशिएंट होने चाहिए। फिर हम ग्रोथ की बात करते हैं कि हम कोविड से पहले देखिए तो हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कर रहे थे, लेकिन कोविड के टाइम में हमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ग्रोथ दिखी। जैसे हम देखें जो मेडिकल बिजनेस है आपका, टेलीकम्युनिकेशन है, वहाँ पे कुछ ग्रोथ हमें दिखी। और सर्वाइवल का मतलब ये कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे थे जो अपना सर्वाइवल भी नहीं कर पा रहे थे, लॉकडाउन की वजह से उनका बिजनेस नहीं चल रहा था। और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जो सर्वाइवल में तो थे लेकिन ग्रोथ की
की स्ट्रेटजी पर नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि वो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी चाह रहे थे कि हम कुछ टाइम के लिए अपने बिजनेस को स्टेबल करें, हम अर्निंग तो बाद में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव की बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ PEGSS, पैग लगाने से सर्वाइवल और स्टेबिलिटी आती है। यहाँ पे जब हम छोटे थे तो हम बात करते थे कि कोल्ड होता था तो गर्म पानी में हमें थोड़ा सा मिला के पिलाया जाता था, काढ़ा टाइप जो होता था, उसको पीने के बाद हमें सर्वाइवल भी मिलता था और हमारी स्टेबिलिटी भी होती थी, हमारा हेल्थ भी ठीक होती थी। तो वहाँ पे हम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। तो जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि हम रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन क्यों करते हैं, हमारे एडवांस बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। फिर इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं, हमने मैनेजमेंट को समझा, हमें इकोनॉमिक्स को समझा, हमने ऑब्जेक्टिव्स को समझा। अब हम इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ चीज़ों को और समझते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम नॉट ओनली इंडिविजुअल की बात करते हैं, हम एग्रीगेट्स की भी बात करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि हर हाउस होल्ड की यही प्रॉब्लम रहती है कि जब मंथ सैलरी का जो डे आता है उससे 1-2 वीक पहले फाइनेंशियली प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो हम इस रिसोर्सेज को इस तरीके से मैनेज करें कि वो प्रॉब्लम हर बार हम फेस नहीं करें। चलो एक बार हो जाता है, चलता है, लेकिन हर इंडिविजुअल को, हर सोसाइटी को, हर नेशन को इकोनॉमिक्स पर ध्यान देना जरूरी है, नहीं देना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप मुझे बताइए कि हमारे पास जो हमारी नीड्स होती हैं, वांट्स होती हैं, वो लिमिटेड होती हैं या फिर रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं? बताओ बच्चों। तो आप कहेंगे सर रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, वांट्स क्या होती हैं? लिमिटेड होती हैं। अब हम लिमिटेड रिसोर्सेज से लिमिटेड वांट्स को ही पूरा कर पाते हैं, तो हमें देखना है कि कौन सी मेरी बेसिक नीड्स हैं, कौन सी मेरी लग्जरी की नीड्स हैं। जो वॉरेन बफेट है उन्होंने बोला है कि यदि आप अपने खर्चों को इस तरीके से करते हो कि आप जो लग्जरी चीज़ें उन पर खर्च कर रहे हो, तो आपको जो अपनी बेसिक नीड्स हैं, अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें उनको भी आपको बेचना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें वो इकोनॉमिक्स के बारे में बता रहे हैं कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है। तो वहाँ पे हम देखेंगे आगे कि चॉइस होती है, कि हमारे सामने चॉइस रहती है कि हम अपनी लग्जरी नीड्स को पहले फुलफिल करें। फिर हम रिसोर्स को एलोकेशन की हम बात करेंगे। कुछ रिसोर्सेज ऐसे रहते हैं जो स्केर्स रहते हैं। स्केर्स का मतलब हुआ लिमिटेड क्वान्टिटी में। आप ये बताओ कि सारे रिसोर्सेज आपके पास 12 महीने रहते हैं? नहीं रहते ना, कुछ आपके स्केर्स भी रहते हैं, रेयर रहते हैं। फिर हम बात करेंगे अनलिमिटेड वांट्स हैं, तो उनको हम कैसे पूरा करें। तो इन सब चीज़ों को हम कैसे समझेंगे, हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स के अंदर देखेंगे कि इकोनॉमी हमें हेल्प करती है कि अनलिमिटेड वांट्स जो हैं उसको लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे पूरा किया जाए और मैक्सिमम हम अपने ऑब्जेक्टिव को क्या करें, अचीव कर सकें। और ये चीज़ भी हमने समझी कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम जो हमारे स्केर्स रिसोर्सेज हैं उनका हम एलोकेशन इस तरीके से करेंगे, हम अनलिमिटेड वांट्स को क्या कर सकें, पूरा कर सकें। ये सब चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन की नीड्स जो होती हैं अनलिमिटेड होती हैं, जबकि रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड ही होते हैं। अब हम इकोनॉमिक्स के अंदर ही कुछ आगे की बातें पढ़ते हैं कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स वर्ड है वो क्या है। देखो हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा, हमने मैनेजमेंट पढ़ा। अब यहाँ पे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है कि जब हम डिसीजन लें तो डिसीजन हमारे इस तरीके के हों कि हम अपने अवेलेबल अल्टरनेटिव का बेस्ट इवैल्यूएशन करने के बाद हम बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करें, तो वो हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का पार्ट रहेगा। हम डे टू डे अपने घर की बात करें, हम अपने बिजनेस की बात करें, हमें कुछ इस तरीके के इकोनॉमिक डिसीजन लेने पड़ते नहीं लेने पड़ते? बताओ, डिसीजन लेने होते हैं ना हमें डिसीजन, तो वो हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की बेस पर लेते हैं। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की मीनिंग की जब बात आती है तो हम यही कहते हैं कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी अवेलेबल अल्टरनेटिव है उनको इवेल्युएट करते हैं और बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं, ताकि हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को, नीड्स को जो है लिमिटेड रिसोर्सेज से क्या कर सकें, पूरा कर सकें। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को हमने समझा था तो वहाँ पे मैनेज प्लस आपका इकोनॉमिक्स प्लस डिसीजन मेकिंग समझा था। तो यहाँ पे जो हम बार बार वर्ड बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में, जो अल्टरनेटिव है उनको इवेल्युएट करने में। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। आप कोई भी चीज़ परचेज करने जा रहे हो तो आप उसको सबसे पहले गूगल में सर्च करते हो कि भाई किस किस वेबसाइट पर उसके क्या प्राइस है। आप यदि ये भी देखते हो कि मुझे ऑनलाइन वो चीज़ कितने पर मिल रही है, मुझे ऑफलाइन किस पर मिल रही है, तो किस में मुझे बेनिफिट है। तो ये हम किस कारण से कर रहे हैं, हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के कारण से ही कर रहे हैं। तो डे टू डे हम उन चीज़ों को यूज़ में तो ले रहे हैं लेकिन हम उनको समझ नहीं पा रहे। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है जो जोएल डीन ने दी थी डेफिनेशन। उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो इकोनॉमिक्स टूल्स टेक्निक्स जो रहती हैं उनको हम यूज़ में लेते हैं। जैसे हमारे सिलेबस में कैपिटल बस्टिंग भी आएगा, ब्रेक इवन एनालिसिस भी आएगा, कॉस्ट एनालिसिस भी आएगा। आगे वाली यूनिट्स के अंदर हम इन्हें समझेंगे कि ये क्या होते हैं। फिर वहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि ये टेक्निक्स टूल्स जो हैं हमें सेविंग में हेल्प करते हैं, हमें प्राइस जो चेंजेस होते हैं, प्राइस लेवल चेंज को समझने में हेल्प करते हैं, हम इन्फ्लेशन में कैसे अपनी सेविंग से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, उसमें हमें हेल्प करते हैं।
करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये बात करते हैं कि जो आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स है, मैनेजर इकोनॉमिक्स है, वो आपको हेल्प करती है। अब मैनेजर इकोनॉमिक्स की हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, ब्रांचेस पढ़ेंगे। तो ब्रांचेस के अंदर फर्स्ट आती है आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस पार्ट को हम जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, आई का मतलब होता है इंडिविजुअल। जब हम किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर की बात करते हैं, जब हम एक कस्टमर्स की सेविंग की बात करते हैं, कस्टमर के सरप्लस की बात करते हैं, तो वो आपका माइक्रो कहलाता है। फिर हम बात करते हैं मैक्रो की। मैक्रो के अंदर क्या होता है बेटा, ए का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब हुआ कि हम नेशनल इनकम की बात करेंगे, नेशनल सेविंग की बात करेंगे, नेशनल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम क्या है, पूरी सोसाइटी की बात करेंगे। तो जब हम पूरी सोसाइटी की बिहेवियर की बात करते हैं वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे वहाँ पे हम ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ मैंने आपको ये बताया कि माइक्रो इंडिविजुअल के लिए काम में आता है और मैक्रो एग्रीगेट ओवरऑल बिहेवियर को देखने के लिए काम में आता है। फिर हम जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं, ये हमारा जो टॉपिक है स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे आप देखिए यहाँ पे मैंने आई को जो है छोटा लिखा है, ये ऐसे लिखा है कि आपको याद रहे। आई का मतलब इंडिविजुअल, जैसे कस्टमर है अपना बाइंग डिसीजन ले रहा है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो है स्टडी करेगा। तो कस्टमर को अपना सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ाना है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से। हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, कोई फर्म है उसको अपनी बाइंग या सेलिंग डिसीजन लेना है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो टूल्स हैं उसको हेल्प करेंगे। यदि हमें अपने मार्केट का, हमें प्राइस का डिटर्मिनेशन करना है तो उसमें भी ये हेल्प करेगा। हमें क्वांटिटी, क्वालिटी, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करनी है, हमें प्रॉफिट को एनहेंस करना है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स उसमें हेल्प करेगा। फिर हम बात आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो हम पूरे नेशन की बात करें। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि नेशन की जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी क्या है, तो मैं मैक्रो की बात कर रहा हूँ। मैं अनएम्प्लॉयमेंट की रेट की बात कर रहा हूँ, मैं इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ, तो मैं एग्रीगेट की बात कर रहा हूँ, मैं एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहा हूँ, मैं एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट्स क्या करती है, इकोनॉमिक्स पॉलिसी बनाती है। जैसे आपने देखा हो कि आरबीआई पहले हर 3 महीने में बनाता था, अब हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है जिसमें रेट्स जो रहती हैं चेंज होती रहती हैं। ऐसे गवर्नमेंट क्या करती है, किसी पर टैक्स लगा रही है, किसी पर टैक्स कम कर रही है। आप देखें गैस सिलेंडर के प्राइस, डीजल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो फिस्कल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को बढ़ा के अपने रेवेन्यू को बढ़ाना चाह रही है। हम नॉट ओनली नेशनल की बात करेंगे, हम इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड की बात करेंगे, हम मनी सप्लाई की बात करेंगे, तो वो सब मैक्रो का पार्ट है। हम सेकेंड जब लेक्चर पढ़ेंगे वहाँ इस चीज़ को डिटेल में लेंगे। अब हम समझते हैं कि जो इकोनॉमिक्स की नेचर है, इकोनॉमिक्स के यदि हम फीचर देखें तो इकोनॉमिक साइंस है। जैसे आप देखें तो साइंस के अंदर क्या होता था, साइंस के अंदर हम बात करते थे कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करते थे। जैसे आपको पता हो कि आपके बहुत सारे लॉ हैं साइंस के, ऐसे इकोनॉमिक्स के भी जो हैं लॉ होते हैं। जैसे आपका लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, यूटिलिटी है, प्राइस डिटर्मिनेशन है, तो वो लॉ है। तो हम इकोनॉमिक्स को जो है प्योर साइंस नहीं बोलते, हम उसको साइंस बोल सकते हैं। फिर हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पर बेस्ड है, वो हमने समझ लिया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडिविजुअल के बिहेवियर की बात करते हैं, इंडिविजुअल के जो ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। फिर हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स पर बेस्ड थ्योरी पढ़ी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ये हुआ कि हम इकोनॉमिक लेवल पर प्राइस लेवल चेंज, नेशनल इनकम की हम बात करें, हम ग्रोथ की बात करें, हम इन्फ्लेशन की बात करें, हम गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, फिस्कल पॉलिसी की बात करें, तो मैक्रो एनालिसिस का पार्ट है। तो मैक्रो एनालिसिस भी हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, आर्ट एंड साइंस। जैसा कि आपको पता है आर्ट्स क्या होता है, आर्ट्स का मीन्स ये होता है कि गेटिंग थिंग्स डन, कि वर्क को जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग हम उसको पूरा करें। तो इकोनॉमिक्स के अंदर भी हम इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल को फॉलो करते नहीं करते बोलो, हम ये बोलते हैं सब्जेक्ट जो रहता है इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर कुछ अजम्पशन रहती हैं, वो प्रिंसिपल पूरे होंगे तभी वो आपका लॉ है वर्क करेगा। तो इकोनॉमिक्स एज ए आर्ट भी हुआ। फिर हम देखते हैं जब हम थ्योरी ऑफ मार्केट की बात करते हैं, थ्योरी ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है अपने सरप्लस को, अपनी बचत को कैसे बढ़ा सकता है, अपने प्रॉफिट्स को कैसे इंक्रीज कर सकता है, तो वो मार्केट का एनालिसिस करेगा। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म है, वो मार्केट का एनालिसिस करेगी, अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करेगी। तो वो थ्योरी ऑफ मार्केट हम उसको पढ़ेंगे जब अपनी थर्ड यूनिट आएगी, वहाँ पे हम ये देखेंगे। फिर अपना आता है, नेक्स्ट आता है प्रैग्मेटिक अप्रोच। जब प्रैग्मेटिक अप्रोच की हम बात करते हैं, प्रैग्मेटिक का मतलब है प्रैक्टिकली। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के लॉ हैं, आपको देखने के लिए वास्तव में मिलते नहीं मिलते रियल वर्ल्ड में, आप कहेंगे यस सर हमें, जब हम देखते हैं कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, नेशनल इनकम होता है, उसका एक लेवल भी हम देखते हैं, टाइम टू टाइम हम कंपेयर भी करते हैं। हम इन्फ्लेशन की बात करें, हम देखें होलसेल प्राइस इंडेक्स है, हम एक बास्केट लेते हैं, उनमें इन कमोडिटीज को लेते हैं जो हमारी बेसिक्स हैं, उनको मिला के हम प्राइस डिसाइड करते हैं कि टाइम्स टू चेंज के कारण जो है इन्फ्लेशन बढ़ा है या फिर कम हुआ है। तो वो आपका
जो है प्रैग्मेटिक अप्रोच, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड अप्रोच हुई। फिर हम बात करेंगे इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। मान लीजिए आप अपना स्टडी पूरी कर लेते हो, फिर आप जॉब करने जाते हो, आपको बोला जाता है कि आप डिमांड एनालिसिस कीजिए, आप सप्लाई का एनालिसिस कीजिए, आप प्राइस लेवल चेंज को बताइए, आप इन्फ्लेशन को बताइए। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको बताओ कि और आपको मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि आप ग्राफ पर ये है जो आपका लो डिमांड है इसको समझाओ, लो सप्लाई समझाओ, तो आपको मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, ऑपरेशन रिसर्च की नॉलेज होनी चाहिए, आपको अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसीलिए हम जब हम सिलेबस को देखेंगे तो इस सब्जेक्ट के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग को भी हमने इंक्लूड किया है। और जब आप इकोनॉमिक्स को किसी को समझाने जा रहे हो तो आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन करना आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, बताओ। जब आप उस चीज़ को खुद तो समझ रहे हो लेकिन सामने वाले को नहीं समझा पा रहे हो तो हम कैसे डिसीजंस लेंगे। तो वहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स के अंदर खाली इकोनॉमिक्स ही नहीं पढ़ना, हमें और सब्जेक्ट्स भी पढ़ने। फिर लास्ट आता है अपना नॉर्मेटिव इन नेचर। नॉर्मेटिव का मतलब ये हुआ कि जब हम बात करते हैं साइंस की, जब हम बात करते हैं एक्चुअल साइंस की, तो जो इकोनॉमिक्स है साइंस तो है लेकिन एक्चुअल साइंस नहीं है। क्यों नहीं है एक्चुअल साइंस, समझिएगा। अब देखो साइंस की जब हम बात करते हैं तो साइंस जो है वहाँ पे कुछ कंडीशंस नहीं रहती, जबकि इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ अजम्पशन रहती हैं, कंडीशंस रहती हैं। जब वो पूरी होंगी तभी हम उसको मानेंगे कि हाँ भाई ये लॉ क्या है, अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम ये देखें कि जो नॉर्मेटिव साइंस है आपकी, जो इकोनॉमिक्स है, वो आपकी एक्चुअल साइंस नहीं है। मैंने खाली लास्ट जो आपको पॉइंट बताया था वहाँ मैंने आपको खाली साइंस ही बोला था, वहाँ मैंने एक्चुअल साइंस नहीं बोला था। तो हमने यहाँ पे इकोनॉमिक्स की नेचर्स को हमने पूरा किया। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ हम जो अपना टॉपिक है नेक्स्ट उसको हम लेंगे और वहाँ हम डिटेल में और भी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। थैंक्स।